नमस्कार दोस्तों। हम पॉलिटिकल साइंस की कई सारे जो सब्जेक्ट हैं उसकी पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने ये सीरीज़ आज पहली स्टार्ट करी है, ये पहली वीडियो है। इसमें आगे छोटे छोटे पॉइंट्स पर, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर मैं धीरे धीरे बात करूँगा। नोट्स इसमें थोड़ा कम होंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा होगी। हम एक बेसिक से लेके अपर लेवल तक समझेंगे किसी भी टॉपिक को कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। सबसे पहला जो हमारा ये आज का क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, ये पहला क्वेश्चन है। अब पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले, क्योंकि मैं पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए मैंने पहले स्टार्ट करी है, और भी सब्जेक्ट में स्टार्ट कर सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट कर सकता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकता था, या इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी स्टार्ट कर सकता था। कई सारे सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर सकते थे पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आप स्टार्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि ये बेस हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। अब जैसे हम मान लीजिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन वैल्यूज़ पर आधारित है, किन विचारधाराओं पर आधारित है, तो ये आपको समझने के लिए आपको पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में अगर कहने लगूँ तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) दिया हुआ है, तो वो कहाँ से आया है। वो ऐसा समझ लीजिए या ऐसा मानिए कि जो जे.एस. मिल हैं, जे.एस. मिल ने जो अपनी एक बुक लिखी, या जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑन लिबर्टी में उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि इंडिविजुअल के पास उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो वहाँ से लिया है, यानी कि उसका जन्म जो हुआ पॉलिटिकल थ्योरी और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से हुआ है। मोस्टली केसेस में, रेयर केसेस में नहीं कह रहा मैं, मोस्टली केसेस में। इसलिए मैंने पॉलिटिकल थ्योरी को सबसे पहले स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस थ्योरी को समझने, पॉलिटिकल थ्योरी को समझने से पहले हमें थ्योरी को जान लेना ज़रूरी है कि थ्योरी क्या होती है। ठीक है, कि थ्योरी चीज़ क्या है। तो एक आपने सुना होगा कि यहाँ भी एक साइड है प्रैक्टिकल और दूसरी साइड है आपका थ्योरेटिकल। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। तो थ्योरी का मतलब है यहाँ पे सिंपली एक सिस्टमेटिक स्टडी करना। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम थ्योरी को क्लासीफाई भी कर सकते हैं, इसको अनशियंट टाइम में क्लासीफाई। जी, पॉलिटिकल थ्योरी देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी जो है मेनली, ये यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी हुई छोटी सी। पॉलिटिकल थ्योरी डिनोट्स अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना। जो पॉलिटिकल फिनोमिना है उसकी सिस्टमेटिक नॉलेज को अध्ययन करना, ये पॉलिटिकल थ्योरी हो सकती है। अब आप समझ रहे होंगे कि पॉलिटिकल फिनोमिना क्या होता है। जैसे एक होती है, अगर हमारी मार्केट में किसी चीज़ के रेट बढ़ जाएं, यानी कि उतार चढ़ाव आ जाए उसके रेट में, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए उसके रेट में, तो आप क्या कहेंगे कि ये इकोनॉमिक क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर हमारी इलेक्शंस में या किसी एमएलए की सीट चली जाए, या इलेक्शन हो रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, लिबर्टी की बात करें, राइट टू इक्वलिटी की बात करें, या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, तो ये सब क्या हैं, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं। या हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, फेडरलिज्म की बात करें, यूनिटरी सिस्टम की बात करें, ये सब क्या है, पॉलिटिकल फिनोमिना है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस टाइम पर राजतंत्र ज़्यादा चलता था। मिडेवल टाइम में बात करें तो राजतंत्र वहाँ भी चलता था। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें जहाँ से रिनेसाई स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी की बात होनी स्टार्ट हो जाती है। और आज के डेट में मोस्टली जगह पे डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो बेसिकली हम पॉलिटिकल, यहाँ हम पॉलिटिकल थ्योरी को और हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल साइंस में डिवाइड कर सकते हैं और पॉलिटिकल फिलॉसफी में डिवाइड।
जी, पॉलिटिकल थ्योरी को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में और क्लासिफाई कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं और एक पॉलिटिकल फिलोसफी में देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक जो पॉलिटिकल फिनोमिना है वो साइंस के रूप से साइंस के तरीके से काम करते हैं। यानी कि यहाँ भी एम्पिरिकल अप्रोच को हम अपना सकते हैं और लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ के जो एक तरह से एम्पिरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट है वो वेरिफिकेशन के आधार पे हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो कोई कॉन्क्रीट बात ना करके वो थोड़ा सा इवेल्युएटिव बात करती है, जजमेंटल बात करती है। ऐसा मान लीजिए कि सभी लोग जो हैं वो ईमानदार होते हैं, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। क्योंकि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया कि हाँ भी सब लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग जो हैं वो सब ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर हम साइंटिफिकली उसे एनालिसिस नहीं करते। यहाँ पे हम देखते हैं क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या इथिकल है, क्या नॉन इथिकल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि वन कैन नॉट साइंटिफिकली डिस्कवर द पर्पस ऑफ यूनिवर्स और ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो साइंटिफिकली है उसको डिस्कवर नहीं किया जा सकता। तो ये दो अप्रोच हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो पॉलिटिकल साइंस है जहाँ पे साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल होता है वहाँ पे हम इम्पिरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। इम्पिरिकल अप्रोच मतलब जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको साइंटिफिकली एनालिसिस कर सकते हैं इसमें, ठीक। और पॉलिटिकल फिलोसफी में हम नॉर्मेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे नॉर्म्स की ज़्यादा बात की जाती हैं, जहाँ पे इथिक्स की ज़्यादा बात की जाती हैं, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि ये राइट है या राइट है, रॉन्ग है, गुड है और बैड है। इस तरीके से हम बात करते हैं। यहाँ पे हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग की। और यहाँ जो हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, पहले थ्योरी बनाते हैं और थ्योरी के बाद हम किसी एक पॉइंट पर पहुँचते हैं। यहाँ पर हम पहले पॉइंट लेकर चलते हैं और फिर बाद में बहुत सारे पॉइंटों को मिला के एक थ्योरी जनरेट करते हैं, ठीक। ये थी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे हम समझ सकते हैं। ये बेस है, मैंने बेस आपको बताया है। धीरे धीरे इसके हम एक एक पार्ट्स को समझेंगे, ठीक। थैंक यू।